मित्रों नमस्कार, मैं प्रकाश पोहरे। देखिए, कल जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं तो सारे लोग सदमे में हैं। मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला कि जो बोलता है कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा हुआ। बीजेपी के भी लोगों ने ये कहा कि हाँ, हम भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये कैसा हुआ, ये तो बहुत ही जबरदस्त काम हो गया, या ये बहुत ही आश्चर्यजनक काम हुआ, हम भी सदके में हैं। ये सिंपल सिंपल बात चल रही थी, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी एक बात देखिए कि ये सारा क्यों हुआ, और आज के घड़ी के अंदर जैसे हरियाणा में भी इसी तरीके से हुआ, लेकिन अभी हरियाणा में भी जितना नहीं हुआ था उससे भी ज्यादा, यानी बीजेपी जितनी सीटें लड़ी उसमें जितनी चुन के आई 90% का उनका रेट रहा, 90% इसके ऊपर वो चुन के आए। तो ये सारी बातें जो हो रही है, लेकिन ये जो लोकशाही की सीधी सीधी हत्या हो रही है यहाँ पे, तो इस समय पे आज के घड़ी में मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि देखिए, जब ये सारे काम बिगड़ रहे थे, ये सारे के सारे कानून बन रहे थे, गलत कानून बन रहे थे, उस समय कांग्रेस और सभी पार्टियां चुप क्यों थी, ये मेरा सवाल है। आज के घड़ी में ये सारी बातें करना, यानी कहने का मतलब क्या है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं उसका, या कोई के एक एक मुद्दे बनाना चाहता हूं। देखिए, वीवीपैट काउंटिंग के लिए अगर समझ लो कोई एक चुनाव क्षेत्र के अंदर अगर समझ लो कोई आदमी हारता है और उसको अगर जो वोट पड़े हैं उसके ऊपर अगर उसको ऑब्जेक्शन है, तो वो कहता है कि भाई तुम ऐसा करो कि मेरी जो वीवीपैट की पट्टी है वो भी काउंटिंग करवा दो। तो हालांकि उसके लिए तो नियम ऐसा है कि सिर्फ 5% ही इसके ऊपर वो काउंटिंग होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। ये हालांकि ये भी गलत है। 5% माने होता है क्या है? कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसने अगर ऐसे अर्जी कर दिया तो आपको मालूम है क्या करना पड़ता? हर पोलिंग स्टेशन के लिए करीब करीब 300 350 पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक एक चुनाव होता है। तो हर पोलिंग सेंटर के लिए उसको 47,200 प्लस जीएसटी ये पैसा भरना है, यानी करीब करीब 55,000 रुपए उस उम्मीदवार को भरना है। यानी समझ लो 100 के बारे में अगर उसने किया तो कितना पैसा भरना पड़ेगा उसको? 55 लाख रुपए उस आदमी को भरने पड़ेंगे। तो मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है? तो ये जब ऐसा नियम बन रहा था, ये जब हुआ, तो क्यों उस समय पे जो विरोधी पक्ष में थे, जो अपोजिशन में लोग थे, उन्होंने इसके बारे में हंगामा क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने ये बोलना चाहिए था कि ये तो लोकशाही की सीधी सीधी हत्या है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी इसी के ऊपर जिंदा है। हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। दूसरा मैं और आपको बताता हूं क्या था कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, तो ये इलेक्शन कमिश्नर पहले चुनाव जो होता था उसका, तो उसके लिए एक पैनल था। उस पैनल के अंदर क्या परिस्थिति थी कि अगर चुनाव आयुक्त नियुक्त करना है तो प्रधानमंत्री, उसके बाद में विपक्ष का नेता, और दूसरा कौन रहता था? तो एक अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ऐसी कंपनी, ऐसी पैनल थी। क्या किया बीजेपी वालों ने? वो बदल दिया और उसके बाद में क्या कर दिया उन्होंने? चीफ जस्टिस को निकाल दिया। चीफ जस्टिस की जगह पे क्या कर दिया? तो उन्हीं के पार्टी का कोई एक मंत्री उसके अंदर, यानी फिर अभी काम कैसा हुआ, यानी एक विरोधी पक्ष नेता, प्रधानमंत्री, और उन्हीं के पार्टी का एक मंत्री, यानी क्या हो गया? ये पहली 2/1 का हो गया। अभी ये जो राजीव कुमार जी नियुक्त हुए थे, उनके पहले जो चुनाव आयुक्त थे उनको निकाला गया। उनके ऊपर कुछ तो भी ऐसी लांछन लगा दिया, फिर उन्होंने रेजिग्नेशन देके वो निकल गए। फिर जो नए राजीव कुमार जी इन्होंने अपॉइंट किए, तो कैसे किए मालूम है आपको? उन्होंने रात को ही 200 लोगों के नाम विरोधी पक्ष नेता के पास में भेज दिए, और यानी खड़गे जी के पास में भेज दिए, और दूसरे दिन उसकी नियुक्ति कर दी। अभी रात को 200 लोग देखने के बाद में उसमें से कौन अच्छा है क्या है उसका सब स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब इस तरीके से जब बातें हो रही थी, तो और ये राजीव कुमार की जब नियुक्ति हुई, तो क्यों इसके ऊपर हंगामा नहीं किया गया उस समय पे? अगर उसी समय पे ये होता था तो ये इस तरीके से, जब जो हिंद मास्टर्स वाइस राजीव कुमार जी हमारे नियुक्त किए गए हैं, हो रहे हैं उनकी, इसके अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, तो ये नहीं होते थे। तीसरा मैं और आपको मुद्दा बताता हूं। देखिए, ऐसा था कि ये जो आरएसएस, जिसके ऊपर एक जमाने में वल्लभ भाई पटेल जब हमारे गृहमंत्री थे भारत के, तो उस समय पे उन्होंने आरएसएस के ऊपर बंदी लगा दी थी। तो ऐसी ये संगठन, और उसके बाद में आज की परिस्थिति ऐसी हुई कि अभी कुछ महीने पहले विद्यमान सरकार जो है, इन्होंने क्या कर दिया कि रूल बदल दिया। उन्होंने क्या बोल दिया कि इसके पहले ऐसा था कि आरएसएस का कोई भी सदस्य
कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस का सदस्य नहीं बन सकता। तो ये प्रतिबंध था उसके ऊपर, लेकिन ये प्रतिबंध इन्होंने हटा दिया और अभी आरएसएस का कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई भी है वो आरएसएस का सदस्य बन सकता है। तो अभी मुझे बताइए कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा ये फ्रॉड हुआ है। लेकिन ये जब किया गया तो उस समय पे भी आंदोलन क्यों नहीं किया गया, ये मेरा सवाल है। दूसरा मैं बताता हूं आपको, वामन मिश्रा नाम आपने सुना होगा, उनकी वो कोई भारत नाम की कोई पार्टी है, भारत बदल पार्टी या कुछ, तो उन्होंने ऐसा है कि ईवीएम के खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। करीब करीब 40-50 हज़ार लोग तो उस समय पर जंतर मंतर में जमा हुए मैंने खुद देखे थे, क्योंकि मैं खुद भी वो आंदोलन में शामिल होने गया था जानबूझ के। तो बड़ा उसको सपोर्ट मिला। उनके बाद में उन्होंने करीब करीब 1 महीने के बाद में दूसरा आंदोलन वहां पे छेड़ा, उसलिए करीब करीब 1-2 लाख लोग आने वाले थे। तो पुलिस वालों ने क्या किया, जंतर मंतर ये जो जगह है वो जगह पे हर व्यक्ति वहां पर जा सकता है, आंदोलन कर सकता है, आंदोलन करने की वो जगह है और आंदोलन करना ये हमारे डेमोक्रेसी में हर नागरिक का हक है। लेकिन क्या किया गया, जब दूसरी बार ये आंदोलन हुआ उस समय पे, तो वहां पर वो जंतर मंतर को पूरा पुलिस ने छावनी बदल दिया। जो आदमी दिखा कि अटक, जो गया उसको अटक। मैं भी गया था उसके अंदर, मुझको भी पुलिस वाले अटक करने आए थे। मैंने तो मेरा खाका बता दिया, मैंने बता दिया कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूं, तो वो थोड़े बाजू में हो गए, छोड़ दिया। लेकिन मैंने उस समय पे काफी उसके ऊपर विरोध भी किया, क्योंकि हर आदमी को अटक कर रहे थे। अगर कोई फैमिली वाले भी दिखे तो भी पकड़ के गाड़ी में डाल दिए। इस तरीके से दड़पशाही जिसको बोलेंगे ना, हिटलर शाही उस समय पे चली है। लेकिन ये जब हो रहा था उस समय पे भी विपक्ष के लोग नहीं आए, कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठाया और वो जो ईवीएम का आंदोलन था वो इसी तरीके से दबाया गया। अपोजिशन में लोग थे, उन्होंने इसके बारे में हंगामा क्यों नहीं किया, ये मेरा सवाल है। दूसरा मैं आपको बताता हूं, देखिए ऐसा है, जब महंगाई की बात निकलती है तो कांग्रेस के लोग भी महंगाई पर बोलते हैं, ये इतनी महंगाई बढ़ गई है। देखो बोले मैंने अभी गोभी का फूल खरीदा, 120 रुपए में गोभी का फूल आया। भैया आपको सिर्फ खाने की चीजें दिखती है, जो किसान ने उपजाई चीजें हैं वही आपको दिखती है महंगाई के नाम पर। यानी गेहूं महंगा हो गया, ठमर महंगा हो गया, शक्कर महंगी हो गई, टमका हो गया, खाने की चीज ही सिर्फ। अरे भैया आपको अगर बोलना ही है तो ये क्यों नहीं बोलते कि डीजल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, फूड पैकेट जो है कितने महंगे हो गए, डेटा पैक जो मोबाइल को अगर लगता है, इंटरनेट लगती है, वो कितना महंगा हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कई बनते हैं। उसके बाद में मोटरसाइकिल भी किसानों को लगती है, सामान्य आदमी को भी लगती है, साइकिल भी लगती है। तो ये सारी चीजें इत्यादि जो है इनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ी है, जीएसटी की दरें बढ़ी है, कृषि उपज पर भी ये गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है। तो ये सारी बातें जब हो रही थी तो इसके ऊपर हंगामा क्यों नहीं किया गया, ये मेरा कहना है। अभी आपको मालूम है कि कोरोना काल के अंदर सारा वैक्सीन वगैरह जो पकड़ के ठोक रहे थे, अगर नई वैक्सीन लिए तो आपको पता ही क्या था कि आपका सारा उन्होंने घूमना फिरना सारा बंद कर दिया था। सरकारी कार्यालय में, कोर्ट में, हॉस्पिटल में, रेलवे में बैठना सारा बंद था अगर आपने नहीं लिया है, सर्टिफिकेट नहीं बता रहे थे तो। लेकिन उसके बाद में जो लोगों ने वैक्सीन लिया, आपको पता है अभी किस तरीके से हुआ है, अभी तो उसके कितने साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, कितनी मौतें हो रही है, और उसके बाद में किस तरीके से उस समय पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लूटा, अभी भी लूट मचा के रखी है। ये सारी चीजों के खिलाफ में विपक्ष क्यों आवाज नहीं उठा रहा है, ये मेरा सवाल है। देखिए आज के घड़ी में हमारा जो स्टेट है, राज्य जो है महाराष्ट्र, इसके ऊपर करीब करीब 9 लाख करोड़ का कर्जा है। 2014 में जब इन्होंने सत्ता ताबे में ली थी उस समय पर 55,000 रुपए का सिर्फ कर्जा था, 55,000 करोड़ का। आज कर्जा है 9 लाख करोड़ का, यानी कितना गुना बढ़ गया है आपने देखा है ना, करीब करीब 9 गुना 10 गुना कर्जा बढ़ गया है। और कर्जा होने के बावजूद भी इन्होंने ये रेवड़िया, ये लाडली बाटली, लाडला भाई और क्या क्या तीर्थ यात्रा के नाम से बांट रहे हैं। तो ये गलत बात है। ये ऐसा कहने के लिए विपक्ष क्यों सामने नहीं आया, उसके ऊपर उन्होंने क्यों हंगामा नहीं किया, ये मेरा इनको सवाल है। तो और दूसरी बात अब देखिए, मैं और आपको बोलता हूँ कि देखिए ऐसा है, 4 महीने पहले जो चुनाव हुए थे हमारे लोकसभा के, तो क्या थे चुनाव के नतीजे। जो महाराष्ट्र में 41 सीटों इन्होंने 48 में से जीती थी, उनको सिर्फ 9 सीटें बीजेपी को मिली थी और बाकी कुल मिला के 17 सीटें इनको मिली, जहां 41 सीटें थी। आज क्या परिस्थिति है, तो ये इससे टोटल विपरीत चुनाव
इसके पूरा विपरीत चुनाव लोकसभा के विरुद्ध अभी इसमें विधानसभा के इसके अंदर आया है, तो मेरा ऐसा बोलना है कि ये ऐसा क्या हुआ पिछले 4-5 महीनों में कि इतना विपरीत हुआ? क्या किसानों को दाम मिल रहे हैं? क्या महंगाई कम हो गई है? तो ऐसा क्या हुआ? तो मेरा ये कहना है कि अभी विपक्ष को मेरा यही बोलना है। वो क्या बोलते हैं कि हमको ये नतीजे मंजूर नहीं है और ये हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। हम अगर इतना बोलने से चलेगा क्या साहब? आपको अदालत जाना पड़ेगा। और उसके बाद में फिलहाल के अंदर की परिस्थिति मैं ये कहता हूं कि आज उठिए, ये सब के सब महाराष्ट्र के चुन के आए हुए सारे विरोधी पक्ष के यानी महाविकास आघाड़ी के करीब करीब 46 एमएलए है टोटल। तो ये 46 एमएलए वैसे भी इनका विरोधी पक्ष नेता का इनको पद मिल नहीं सकता। तो फिर अभी आप रह के करते क्या? हरियाणा में भी इसी तरीके से हुआ। तो महाराष्ट्र के 46 और हरियाणा के 38 ऐसे कुल मिलाकर 84 विधायक मिलकर इस्तीफा देंगे और रास्ते पर उतरेंगे या सिर्फ बोलते ही रहेंगे? ये मेरा इन पे सवाल है। आप भी इन्हीं को यही सवाल करो कि रेजिग्नेशन दे दो, रास्ते पे आओ और वापस से चुनाव लेने के लिए लगाओ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेना, इसी के ऊपर इस जो हमारी लोकशाही है, जो डेमोक्रेसी है, उसकी नींव रखी है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप भी मेरे इस सारी बातों पे सहमत होंगे और इसको सहयोग देंगे। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, आपका वो वोट हमें दीजिए, यानी कहने का मतलब लाइक कीजिए। यही बोलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मैं प्रकाश पोरे।